डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास में आपको बताया गया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आपने पढ़ा होगा। उसमें जो भी आपको अच्छा लगा आप उसको लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ठीक है। आज की क्लास हमारी होगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी। सबसे पहली बात ये होती है कि पीढ़ी किसे कहते हैं। जैसे हम लोग अपने निजी जीवन में देखे होंगे, हमारे दिनचर्या में पीढ़ी शब्द का इस्तेमाल बार बार होता है। हमारे वर्तमान समाज के अनुसार पीढ़ी हम जैसे हमारे जो समाज में रहते हैं उसे पीढ़ी का मतलब होता है कि पुरुष प्रधान समाज माना गया है। तो जिस इंसान के अगर लड़के हैं तो ही उसको पीढ़ी मानते हैं, अगर लड़कियां हैं तो उसको पीढ़ी नहीं मानते हैं। उसका कारण यह है कि लड़कियां शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, तो जहां जाती हैं उनकी पीढ़ी बढ़ाती हैं, ना कि हमारी पीढ़ी बढ़ाती हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि पीढ़ी का सेंस जो है बताने का मतलब अनुवांशिकी से है, यानी हमारे अंदर हमारे पिता के गुण या दोष आते हैं, ठीक है। तो जब हमारे अंदर पिता के गुण या दोष आएंगे तो फिर हमारी अगली पीढ़ी जो आएगी उसमें हमारे गुण या दोष जाएंगे। यही पीढ़ी का मतलब होता है। पीढ़ी की परिभाषा कही जाती है कि जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष जब किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु में प्रवेश करता है तो हम उसको उसकी पीढ़ी मानते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम बताएंगे आपको कि जब कंप्यूटर पीढ़ी की बात करते हैं तो आपको पता होगा, पिछली क्लास में बताया गया था कि कंप्यूटर को आखिरी बार 1945 में फर्स्ट बार 1945 में बेचा गया था। तो जब 1945 में बेचा गया था इसका मतलब वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रह गई, अब वो मार्केट में आ गई, और जो चीज़ मार्केट में आ गई वही हमारी वहाँ से उसकी शुरुआत मानेंगे, ठीक है। तो 1945 में जब कंप्यूटर बिका था, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी की शुरुआत भी हम मानेंगे 1945 से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनरेशन के बारे में। ठीक है, तो जो पहला जनरेशन हमारा कहा जाएगा वो कहा जाएगा कि 1945 में जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था उसका नाम था ENIAC, सबको पता है। और इसकी साइज कितनी थी? 20 × 10 फीट, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो इतना बड़ा पहला कंप्यूटर जो मार्केट में आया था दुनिया के लिए, लोगों के लिए, यही कंप्यूटर आया था। तो इस कंप्यूटर की साइज इतना था और आकार इतना बड़ा था। इस कंप्यूटर के अंदर एक कह सकते हैं उपकरण टाइप का होता था, जिसे हम लोग धातु समझ सकते हैं कि धातु होता था जिसके द्वारा कंप्यूटर क्रियाओं में हम लोग कार्य करते थे। उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, जो कंप्यूटर में क्रिया में भाग लेता था। अब वैक्यूम ट्यूब का काम होता था ऑन और ऑफ होना, यानी क्रिया के दौरान ये वैक्यूम ट्यूब आपका ऑन ऑफ होता था, ठीक है। तो जब वैक्यूम ट्यूब ऑन है उसे कहते थे उस जमाने में, ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0। ये 1 और 0 का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। आगे जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आगे क्लासेस देखते रहिएगा, उसमें आपको इसका मतलब बताया जाएगा कि 1 और 0 का क्या मतलब है। फिलहाल समझने के लिए ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0, ठीक है। तो इस कंप्यूटर के अंदर, इन ENIAC के अंदर कुल उस समय 18,000 से लेकर के 54,000 तक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। कितना? 18,000 से 54,000, अर्थात एक कंप्यूटर के अंदर इतने वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। इसी कारण कंप्यूटर का आकार 20 × 10 फीट था, ठीक है। ये सबसे पहली समस्या थी लोगों के लिए कि जो कंप्यूटर पे जो लोग काम करते थे, अगर 20 फुट चौड़ा अगर कोई रूम हो और 10 फुट लंबा हो अगर, तो उसमें बार बार आना जाना घूमना, इसमें काफ़ी आदमी अगर काम करेगा तो आदमी थक जाएगा, ठीक है। तो ये एक समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी उस जमाने में कि उस समय आपका एक वैक्यूम ट्यूब लगभग 300 वाट बिजली खर्च करता था। एक वैक्यूम ट्यूब आपका 300 वाट बिजली खर्च करता था। तो अगर हम इसको अनुमान लगाएं तो ये अगर 18,000 होगा तो लगभग 54 लाख वाट बिजली एक कंप्यूटर को चाहिए थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें एक अलग से पावर हाउस की स्थापना, मतलब पावर हाउस लगाना पड़ेगा तो हम इसको चला पाएंगे। यानी कि कुल मिला जुला करके इतना ज़्यादा बिजली का खर्च होता था कि आम आदमी का तो छोड़ दीजिए, आम गरीब देश के बस की बात नहीं थी कंप्यूटर चला पाना। अब हुआ ये कि जब कंप्यूटर बिक गया, कंप्यूटर मार्केट में आ गया, तो जिसने खरीदा अब अगर वो उसके भी दिमाग में होने लगा कि भाई अगर ये नहीं बिकेगा दोबारा तो इसका विकास कैसे होगा। तो लोगों ने मिलकर सोचा कि कुछ इसका उपाय किया जाए, मतलब इसके लिए कुछ अलग से कुछ टेक्निक्स या कुछ ऐसे किया जाए। तो काफ़ी मतलब सोचने के बाद, काफ़ी क्रिया के बाद, काफ़ी दिमाग लगाने के बाद
फिर ये हुआ कि नहीं कुछ नई चीज़ बनाई जाए। ठीक है, इसको देखते हुए 1954 ईस्वी में विलियम मूचली और जेपी एकर्ट, इन्होंने मिल करके ट्रांजिस्टर बनाया था। क्या बनाया था? ट्रांजिस्टर। यानी कि ट्रांजिस्टर के द्वारा बिजली की व्यवस्था को कम करने के लिए एक उपाय निकाला गया था। ट्रांजिस्टर आया तो फायदा भी हुआ। उस समय आपका एक ट्रांजिस्टर लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब के बराबर था। वीटी का मतलब वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो एक ट्रांजिस्टर आपका 1800 वैक्यूम ट्यूब के बराबर था, जिससे फायदा ये हुआ कि हमारे कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1800 चीज़ें, वहाँ पर ये केवल एक, यानी जहाँ पर अगर 1800 वैक्यूम ट्यूब लगते थे उनको हटाकर केवल एक ट्रांजिस्टर लगा दिया गया, जिससे हमारा कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। यानी कि 20 बाई 10 के जगह पर अब 10 बाई 5, यानी 20 फुट बाई 10 फुट से घटकर 10 फुट बाई 5 फुट हो गया, यानी कंप्यूटर का आकार आधा हो गया। ठीक है, लेकिन जो मूल समस्या थी बिजली वाली वो समाप्त नहीं हुई। वो क्यों समाप्त नहीं हुई? क्योंकि उस ट्रांजिस्टर के अंदर भी वैक्यूम ट्यूब ही लगाए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जो वैक्यूम ट्यूब यहाँ है, अगर वही वैक्यूम ट्यूब यहाँ भी हैं तो सेम प्रोसेस है, सेम क्रिया होगी, तो बिजली भी तो सेम खर्च करेगा। इसलिए वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होने के कारण ये जो हमारी बिजली की समस्या थी वो समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वही वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जा रहे थे। अगर हम आपको एग्जाम्पल समझाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1800 वैक्यूम ट्यूब लिया हमने, उसको एक बॉक्स में डाला, उसको कनेक्शन किया, उस बॉक्स का नाम लिख दिया ट्रांजिस्टर। तो जाहिर सी बात है कि जब 1800 वैक्यूम ट्यूब एक बॉक्स में अगर आ जाएंगे तो आकार तो घट जाएगा, लेकिन अंदर वैक्यूम ट्यूब ही लगाए गए हैं, तो जो वैक्यूम ट्यूब वहाँ है वही वैक्यूम ट्यूब यहाँ है, तो दोनों में तो वही प्रॉब्लम है, यानी हमारी जो बिजली की समस्या थी वो समाप्त नहीं हुई। तो लोगों ने कहा भाई कि ऐसा है कि जो आकार है 20 बाई 10 फुट, उसको तो आपने जो 10 बाई 5 किया वो 20 बाई 10 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बिजली की समस्या को समाप्त करनी है, बिजली की समस्या को समाप्त करिए। ठीक, तो हमने अब बताया आपको कि जब ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर के वजह से जो बिजली की समस्या थी हमारी समाप्त नहीं हुई, इसको देखते हुए लोगों ने कहा कि भाई इसका उपाय निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजली खर्च हो रहा था। इसको देखते हुए 1964 ईस्वी में जैक किल्बी नामक वैज्ञानिक ने आईसी, यानी इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इन्होंने आईसी का आविष्कार किया था। ठीक है, जब एक आईसी उस समय बनी थी तो एक आईसी की क्षमता लगभग 350 से लेकर के 1500 ट्रांजिस्टर के बराबर थी। ठीक है, इससे हमें फायदा ये मिला कि कंप्यूटर का आकार हमारा फिर छोटा हो गया। कैसे दिखाते हैं आपको, जहां पर ऐसे 1800 वहां पर केवल एक, और जहां पर ऐसे 350 वहां पर केवल एक, यानी इससे क्या हुआ, हमारा आकार और छोटा हो गया। जो 10 बाई 5 था वो 5 बाई 2.5, यानी 5 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा। ठीक, लेकिन जो बिजली वाली समस्या हमारी जो चली आ रही थी वो यहाँ पर जड़ से समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेट मतलब होता है बांधना, सर्किट मतलब तार, यानी तारों को आपस में बांध करके कोई उपकरण बनाया गया था, जिससे जो बिजली की समस्या, जो बिजली खपत होने वाली समस्या थी वो यहाँ पर हमारी समाप्त हो गई। ठीक है, यानी बिजली की जो समस्या थी वो जड़ से समाप्त हो गई। ठीक, अब काम चलने लगा, काम काफ़ी दिन तक चला। काम चलते चलते कुछ दिन बाद, मतलब काफ़ी होमवर्क होने के बाद कुछ दिन बाद लोगों को एक समस्या समझ में आई। समस्या क्या थी कि उस समय एक सवाल लगाने के लिए कंप्यूटर में एक आईसी की जरूरत पड़ती थी। जैसे अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए अलग आईसी,
घटाने के लिए अलग आईसी, गुणा के लिए अलग आईसी और भाग के लिए अलग आईसी, यानी अलग अलग कार्यों के लिए कंप्यूटर में अलग अलग आईसी की आवश्यकता पड़ती थी। अब हम कोई भी सवाल अगर लगा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती थी हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे ऐसा कोई सवाल अगर है, ठीक है, तो इसमें देखिए सिंगल सवाल होता था तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन जब इस तरह का सवाल दिया जाता था कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए तो इस तरह के सवाल में प्रॉब्लम आती थी। अब जैसे यहाँ सवाल एक साथ कई सारे सवाल दिए गए हैं तो यहाँ पे इसको बोर्ड मास के थ्रू फॉलो किया जाएगा, यानी कि पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले जब डिवीजन है तो इसमें एक डिवीजन यहाँ पे है। अब ये सवाल क्या होगा कि ये जाएगा पहले डिवीजन वाले के पास, यानी इस आईसी के पास, यहाँ जाएगा, हल होगा, फिर हल होकर वापस आएगा, ठीक। फिर इसके बाद अगला आपको डिवीजन है नहीं है, अब मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई जाएगा इस मल्टीप्लाई वाले के पास, यहाँ हल होगा, फिर वापस आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई जाएगा मल्टीप्लाई के पास, फिर हल होगा, फिर आएगा, फिर एडिशन है, ये एडिशन जाएगा, फिर सॉल्व होगा, फिर वापस एडिशन से आएगा, फिर ये एडिशन है, फिर ये जाएगा और आएगा। ऐसे करने में कंप्यूटर हमारा काफ़ी ज़्यादा समय खर्च करता था, मतलब वो इतना ज़्यादा समय खर्च करता था कि उससे कम समय में हम चाहें तो खुद उस सवाल को लगा सकते थे। अब तो सवाल वही बात हो गई कि हम कंप्यूटर को सवाल दे दें, निर्देश दे दें और वेट करते रहें कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। तो भाई इतना टाइम किसके पास है? हम किसी भी संसाधन का, किसी भी वस्तु का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि उस काम को हम जल्दी कर लें, है ना। अब अगर हमें डिले हो रहा है या लेट हो रहा है तो हम क्यों करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, किसी कोचिंग में जाते होंगे या किसी इंस्टीट्यूट में जाते होंगे या कॉलेज जाते होंगे, तो मान लीजिए कि अगर दो लोग जा रहे हैं, एक लोग साइकिल से जा रहे हैं, एक लोग पैदल जा रहा है, ठीक है। जो पैदल जा रहा है उसको लग रहा है 10 मिनट, जो साइकिल से जा रहा है उसको लग रहा है 20 मिनट। तो क्या दोबारा आप साइकिल से जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि साइकिल से जाने का मतलब होता है कि हम जल्दी पहुंच जाएं। अब यहाँ साइकिल से लेट लग रहा है और पैदल हम जल्दी पहुंच जा रहे हैं, यानी कल से जो साइकिल से जा रहा था वो भी क्या करेगा? पैदल जाएगा। बोलेगा क्या फ़ायदा साइकिल इस्तेमाल करने जब हमको उतना टाइम लग रहा है। तो ठीक वैसे ही जब आदमी कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? ताकि हम सवाल को, रिजल्ट को जल्दी प्राप्त कर लें। और यहाँ पर इसके वजह से सवाल और डिले हो रहा है, मतलब लेट हो रहा है, रिजल्ट लेट मिल रहा है, ठीक है। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा कुल ठीक है, बिजली की समस्या तो ठीक हो गई, कोई बात नहीं, जगह आपसे बहुत समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है कि हमें सवाल देने के बाद हम वेट करें और वेट करने के बाद रिजल्ट मिले, ठीक है। इस समस्या को दूर करने के लिए अगला आविष्कार किया गया 1972 ईस्वी में इंटेल कंपनी ऑफ यूएसए, यानी अमेरिका की इंटेल कंपनी ने VLSI चिप बनाया। क्या बनाया? VLSI चिप, इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। जब ये चिप बना तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आ गई, क्योंकि इस चिप के आने के वजह से कंप्यूटर की जो स्पीड मिली हमें 1/1000 सेकेंड, यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर किसी भी सवाल को 1/1000 सेकेंड में हल कर सकता है। तो एक कह सकते हैं कि एक ऐसी स्पीड मिली जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर आदमी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा कल्पना कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। यानी ये आने की वजह से कंप्यूटर में अभूतपूर्व बदलाव आया और कंप्यूटर में अभूतपूर्व विकास हुआ कंप्यूटर का, ठीक। अब जो पॉइंट समझाना हमें, देखिए मैंने आपको बताया था, पीढ़ी की परिभाषा जब बताई थी, मैंने कहा था कि पीढ़ी में हमेशा हमारे एक व्यक्ति या दूसरे वस्तु के गुण दूसरे व्यक्ति या वस्तु में प्रवेश करता है। दूसरी बात, हमेशा से एक पीढ़ी की कमी को दूसरी पीढ़ी में दूर किया जाता है, ये चलन रहा है, ठीक है। जैसे ये मेरी, अगर हम इसको मानते हैं कि हमारी पहली पीढ़ी है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें दो प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम थी जगह की, दूसरी प्रॉब्लम थी बिजली की, यानी बहुत ज़्यादा जगह घेरता था और बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता था। इसको दूर किया गया,
इसमें यानी ये हमारी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। इसमें क्या हुआ, जगह की प्रॉब्लम तो दूर हो गई, यानी जो कंप्यूटर का आकार था वो आधा हो गया, लेकिन बिजली की समस्या समाप्त नहीं हुई। इसको देखते हुए बनाया गया ये हमारी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। इसमें जगह की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वोल्टेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन एक नई समस्या सामने है, वो समस्या ये थी कि टाइम, कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करता था, ठीक है। इसको देखते हुए दूर किया गया उसको। इसमें यानी ये हमारी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, इसमें टाइम की भी प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस की भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जब ये विलसाई चिप बनाया गया तो जितने भी आईसी थे सबको मिला करके एक आईसी कह सकते हैं बना दिया गया, यानी एक चिप बना दिया गया, जो सब इकट्ठा हो गए तो ये समस्या हमारी समाप्त हो गई, यानी इसको जड़ से कह सकते हैं कि समाप्त हो गया, ठीक है। ये हमारी बन गई कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, ठीक। अब इसमें समस्या ये है कि ये अभी भी हमारे निर्देशों पर कार्य करता है, यानी कंप्यूटर के साथ समस्या ये कि कंप्यूटर अभी भी हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है, यानी ये खुद से कुछ नहीं करता। तो अब ऐसे कंप्यूटर पे खोज किया जा रहा है जो खुद से काम करे, यानी उसको निर्देश देने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा कंप्यूटर अभी तक नहीं बना है, फिलहाल यही चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में अभी 4 पीढ़ी ही चल रही है, ठीक है। दूसरी बात, जो मैंने आपको पिछली क्लास में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का वीडियो डाला था और आज ये कंप्यूटर आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मैंने वीडियो डाला है। देखिए हिस्ट्री और जनरेशन में बहुत मतभेद है। मतभेद हम क्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप उठा के किताब पढ़ेंगे तो किसी किसी किताब में आपको मिलेगा हिस्ट्री का कुछ और मिलेगा, जनरेशन कुछ और मिलेगा, किसी किताब में जनरेशन 5 मिलेंगे, किसी किताब में जनरेशन 4 मिलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है कि भाई कौन सही है कौन गलत है, ये अंदाज लगना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप लोग हिंदी किताब पढ़े होंगे, उसमें तुलसीदास जी का जन्म कुछ बताते हैं, कबीरदास का कुछ बताते हैं, यानी कि बहुत मतभेद वहाँ भी है, तो वो मतभेद यहाँ भी है, ठीक है। तो वो थोड़े से डाउट्स आपको मिलेंगे, मतलब लगेगा कि हाँ यहाँ पर डाउट्स हैं, आपको समझना होगा कि जो चीज़ है वो भी सही है, जो मैंने बताया वो भी सही है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसे हमें एक बार कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।